तो आज हम लोग देखेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। इसके पिछला क्या था? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसके पिछला जो बताए थे थोड़ा सा रिकॉल करो, फिर ये मिटा देंगे। लास्ट क्या था? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जिसका रिमेनिंग टाइम कम होगा वो पहले आएगा। और हर एक यूनिट टाइम इंटरवल में देखेंगे कि उस यूनिट टाइम इंटरवल पर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट जो हम लोग गेंट चार्ट जो बनाएंगे 0 से स्टार्ट होगा, फिर वो 1 पर 0 पर चेक करेंगे। सबसे मिनिमम रिमेनिंग टाइम कौन है? रिमेनिंग टाइम 0 पर क्या है? बर्स्ट टाइम जो मिनिमम हो। फिर वो 1 पर देखेंगे, फिर उसके बाद 2 पर देखेंगे, फिर 3 पर देखेंगे। यही था ना, हर एक यूनिट टाइम के बाद हम लोग चेक कर रहे थे। और जो मिनिमम रिमेनिंग टाइम होगा उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। कब तक ये हर एक यूनिट टाइम इंटरवल में चेक करेंगे? जब तक कि कब तक चेक करना है? ईच यूनिट टाइम इंटरवल के बाद, टिल ऑल प्रोसेस अराइव्ड, जब तक कि सब प्रोसेस का अराइवल हो न जाए। जब एक बार अराइवल हो गया सब प्रोसेस का, उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है उसको एज ए बर्स्ट टाइम ट्रीट करके कंटिन्यू कर देंगे। फिर यूनिट टाइम के पर चेक नहीं करना होगा। उसके बाद प्रीइम्पशन नहीं होगा किसी का। जब सबका अराइवल हो चुका सिस्टम में किसी पर्टिकुलर टाइम, मान लो टी टाइम पर, अगर सब प्रोसेस का अराइवल हो चुका है तो उसके बाद प्रीइम्पशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब तो सब प्रोसेस आ चुका है ना। उसके बाद जो छोटा है उसको जब हम शेड्यूल किए, यहाँ पर देखिए शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो शॉर्टेस्ट है उसी को यहाँ शेड्यूल किए हैं। जब शॉर्टेस्ट वाले को जब शेड्यूल किए यहाँ पर हम लोग, उसमें क्या हुआ? शॉर्टेस्ट है जो थोड़ा टाइम एग्जीक्यूट करने के बाद वो तो और भी छोटा ही हुआ ना। तब शॉर्टेस्ट से छोटा कोई और तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस सब अराइवल हो चुका था पहले ही। अब इसे कोई छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये खुद बार बार छोटा होते जा रहा है, बाकी सब तो उतना ही है। इसलिए अब इसको प्रीइम्पशन नहीं करना है, अब इसको टिल कंप्लीशन एग्जीक्यूट करवाना है। फिर उसके बाद जो सबसे शॉर्टेस्ट रहेगा उसको करवाएंगे। मतलब कि सबके अराइवल के बाद अराइवल टाइम सबका जब कंप्लीट हो जाएगा, सबका अराइवल हो जाएगा, उसके बाद शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कैसा बिहेव करेगा? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट टाइप का। तो शॉर्टेस्ट जॉब में इनिशियल बर्स्ट टाइम लेते थे, लेकिन यहाँ पर इनिशियल बर्स्ट टाइम न लेकर उस पर्टिकुलर टाइम पर जब सबका अराइवल हो चुका है, उस टाइम पर जो सबका रिमेनिंग टाइम होगा उसको एज ए बर्स्ट टाइम ट्रीट करेंगे हम लोग। उसको बर्स्ट टाइम मान लेंगे। इस टाइम में जो सबका रिमेनिंग टाइम होगा उसको बर्स्ट टाइम मानेंगे। फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जैसा शेड्यूल कर लेंगे इसके आगे। समझ रहे हो? मतलब हर एक यूनिट टाइम इंटरवल के बाद चेक करते रहना है। कब तक? जब तक कि सबका अराइवल ना हो जाए। ये समझ गए? अब एक और चीज देखो, इसमें एक और ट्रिक है जिससे कैलकुलेशन फास्ट होगा। समझना इस बात को कि अच्छा बार बार हम लोग क्यों चेक कर रहे थे? हर एक यूनिट टाइम इंटरवल में जब तक सब अराइव ना हो जाए तब तक हर एक यूनिट टाइम इंटरवल में क्यों चेक कर रहे थे? हम लोग इसलिए चेक कर रहे थे हर एक यूनिट टाइम इंटरवल में क्योंकि हम लोग के माइंड में एक चल रहा था। क्या चल रहा था भाई? कि हो सकता है अभी यहां पर है 3 पर, 4 पर हो सकता है किसी और का अराइवल हो जाए, किसी कोई और नया प्रोसेस आ जाए जिसका कि बर्स्ट टाइम पहले वाले के रिमेनिंग टाइम से कम हो। तो जब बर्स्ट टाइम कम होगा पहले वाले के रिमेनिंग टाइम से, तो क्या होगा? पहले वाले को प्रीएम्प्ट करवाना होगा। पहले वाले को प्रीएम्प्ट करवाना होगा। समझ रहे हो बात को? तो जब बर्स्ट टाइम कम होगा 4 पर, किसी का अराइवल हुआ है कोई प्रोसेस का, जब 4 पर किसी नया प्रोसेस का अराइवल हुआ है और उसका बर्स्ट टाइम अगर जो एग्जीक्यूट हो रहा है उससे कम होगा, तब न प्रीएम्पशन होगा।
लेकिन मान लो 4 पर किसी का अराइवल ही नहीं हुआ, 4 पर किसी का अराइवल ही नहीं हुआ, तब प्रीएम्पशन हो सकता है क्या? सोचो। मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, सबसे पहला तो जानो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में, जब तक सबका अराइवल ना हो जाए तब तक हर एक यूनिट टाइम के बाद चेक करना था, हम बताए थे ये चीज। जब सबका अराइवल हो जाएगा उसके बाद जो सबका रिमेनिंग टाइम है उसको बर्स्ट टाइम जैसा सोचकर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर लेंगे। हर एक यूनिट टाइम में चेक करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अब उसके सबके अराइवल होने के पहले का ही और बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा और टाइम सेव करना चाहते हैं हम लोग। तो क्या देखेंगे कि हर एक यूनिट टाइम में क्यों चेक कर रहे थे भाई? यूनिट टाइम में इसलिए चेक कर रहे हैं कि हम लोग को ऐसा माइंड में बना हुआ है परसेप्शन कि हो सकता है अगला यूनिट टाइम में कोई नया प्रोसेस का अराइवल हो जाए जिसका बर्स्ट टाइम पहले जो एग्जीक्यूट हो रहा है इसके रिमेनिंग टाइम से कम हो। अगर कम होगा नए वाले का बर्स्ट टाइम तो क्या है, पहले वाले को प्रीएम्प्ट करवाना होगा, नए वाले को शेड्यूल करना होगा। प्रीएम्प्शन के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं बार बार। लेकिन हर एक सब यूनिट टाइम में प्रोसेस का अराइवल हो कोई जरूरी तो नहीं है। 5 ही प्रोसेस है, मान लो 5 प्रोसेस है और लास्ट वाले का अराइवल टाइम 10 है, ठीक? तो 1 से लेकर 10 तक में 5 ही प्रोसेस आ रहा है ना, तो सब टाइम में तो अराइवल नहीं हो रहा है। 5 ही ऐसा यूनिट टाइम होगा। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 करेंगे तो 10 बार ऐसा यूनिट टाइम आएगा। ऐसा 10 बार आएगा यूनिट टाइम। लेकिन प्रोसेस तो 5 ही है। एक तो ऑलरेडी अराइव अगर हो भी चुका है, अगर 0 पर लेते हैं तो केवल 5 में ही नया अराइव होगा ना। मतलब कि हर एक यूनिट टाइम में कोई जरूरी नहीं है कि नया प्रोसेस आएगा। लेकिन हम लोग क्यों चेक कर रहे थे कि नया प्रोसेस आएगा तो चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे बर्स्ट टाइम को। तो यही बोल रहे हैं कि जो हर एक यूनिट टाइम में बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट ऑप्शन है क्या, हर एक यूनिट टाइम में चेक करें। लेकिन अगर इसमें स्पीड एक्यूरेसी सही है तो और स्पीड के लिए क्या करेंगे हम लोग, जिसका रिजल्ट सही ही आएगा। क्या करेंगे हम लोग? तब ही केवल चेक करेंगे जो अराइवल टाइम होगा प्रोसेस का। मतलब क्या कि बहुत सारा प्रोसेस है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, इसका अराइवल टाइम है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। मान लो यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सबका अराइवल टाइम है, ठीक? तो सबसे लास्ट का अराइवल टाइम कितना है? 7 है। तो सबसे लास्ट अराइवल टाइम 7 है, तो 1 से लेकर 7 तक चेक करना एक तरीका है क्या भाई? तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बार चेक करना होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 है ना, देखो यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ है ना, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो हम लोग 1 पर तो पहला प्रोसेस आया तो सही है भाई, इसको एग्जीक्यूट करवाने लगे, गैंट चार्ट में लेकर चले आए। फिर 2 पर कोई प्रोसेस आया है क्या? ये जो 2 है, देखो 2 है, 2 पर कोई प्रोसेस आया है क्या? देखो अराइवल टाइम 2 किसी का है? किसी का नहीं है। हम लोग स्टार्टिंग में हर यूनिट टाइम को चेक करना है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग 2 पर भी चेक करने जा रहे हैं, जबकि एक फैक्ट ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 पर कोई प्रोसेस आया ही नहीं है। तो जब तक नया प्रोसेस कोई आएगा नहीं तब तक प्रीएम्प्शन का चांस नहीं बन सकता है, क्योंकि एक छोटा प्रोसेस है वो तो एग्जीक्यूट पहले से ही हो रहा है। कोई नया प्रोसेस आएगा तब ना इसको प्रीएम्प्ट करवाएगा। मतलब कि जो भी यूनिट टाइम अराइवल टाइम में नहीं है, जैसे 2 यहाँ नहीं है तो 2 पर नहीं चेक करेंगे, क्योंकि चेक करने से भी कोई बेनिफिट नहीं है। चेक कर भी लिए तो कोई नया प्रोसेस आया ही नहीं है ना, तो किसे कंपेयर करेंगे? है ही नहीं कोई प्रोसेस। मतलब कि हम लोग को कब कब चेक करना है? जब तक सब अराइवल ना हो जाए, मतलब 7 के पहले, 7 में लास्ट अराइवल हुआ है तो 7 के बाद, 7 के बाद जो होगा वो तो शॉर्टेस्ट
जॉब फर्स्ट जैसा एग्जीक्यूशन होगा ही, लेकिन 7 के पहले भी हम लोग को कब कब चेक करना है? जो जितना भी अराइवल टाइम होगा केवल अराइवल टाइम पर ही। हर एक यूनिट टाइम में क्यों चेक करके टाइम वेस्ट करेंगे अपना? जब नया प्रोसेस का अराइवल होगा उसी टाइम में केवल चेक करेंगे। जैसे क्या, 3 पर प्रोसेस आ रहा है ना, 3 पर चेक करेंगे, 5 पर आ रहा है 5 पर चेक करेंगे, 7 पर आ रहा है 7 पर चेक करेंगे। तो मान लो एक ऐसा सीन बन जाए, समझना बात को आराम से, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो थोड़ा सा रिपीट करके देखना है एक बार, ठीक। मान लो 3 पर एक प्रोसेस आया, 3 पर हम चेक किए, हम टेंशन कर दिए, लेकिन जो प्रोसेस 3 में आया है उसका बर्स्ट टाइम 1 है, मतलब कि 4 में कंप्लीट हो जाएगा ना, 4 में कंप्लीट होगा ना। चेक तो करना था 5 में, तो बोलो 4 में क्या करेंगे? अरे तो 4 में कंप्लीट हो जाएगा तो नया प्रोसेस नहीं आया है ना, तो जिस प्रोसेस को ये प्रीम्प्ट करवाया था पहले वही प्रोसेस आ जाएगा 4 में, क्योंकि बाकी सब जो रिमेनिंग है पहले से आया हुआ है ऑलरेडी अराइव्ड प्रोसेस के बीच में, तो मिनिमम वही था ना जो एग्जीक्यूट हो रहा था, जिसको 3 पर अराइवल के बाद में प्रिंट करवाया। मान लो P2 है, P2 3 पर आया है और P1 को प्रिंट करवाया है 3 पर आने के बाद में। अब P2 का मान लो बर्स्ट टाइम 1 है, ठीक। तो P2 का बर्स्ट टाइम अगर 1 है तो 4 पर जाकर P2 तो खत्म हो गया अपना एग्जीक्यूशन, 3 से 4 गया तो खत्म कर लिया। तो 4 से 5 के बीच में क्या, तो 5 पर चेक करना है, तो 4 से 5 के बीच में क्या होगा भाई, तो 1 को एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो क्यों 1 ही तो है सिस्टम में, पहले से तो छोटा यही है। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से करना कि जो चेक करना है, जो लास्ट अराइवल टाइम है, इस टाइम इसके जस्ट आगे यहां से स्टार्टिंग 0 से लेकर यहां तक हम लोग को कब कब चेक करना है? जब जब अराइवल टाइम किसी प्रोसेस का रहे, जब जब अराइवल टाइम किसी प्रोसेस का रहे उसी टाइम में केवल चेक करना है, हर एक यूनिट टाइम के बाद नहीं चेक करना है। और इसके बाद कब चेक करना है भाई? तो इसके बाद सिंपली शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर लेना है। शॉर्टेस्ट जॉब में क्या बर्स्ट टाइम के देखेंगे? इनिशियल बर्स्ट टाइम नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा एग्जीक्यूशन तो हो जाता है ना, रिमेनिंग टाइम का बात कर रहा है, थोड़ा थोड़ा एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो इस इंस्टेंट पर 7 के बाद इस इंस्टेंट पर ये टाइम मान लो T1 है, इस टाइम पर जो सबका रिमेनिंग टाइम होगा उसको हम लोग बर्स्ट टाइम मानेंगे। रिमेनिंग टाइम को, इस टाइम में जो रिमेनिंग टाइम सब प्रोसेस का होगा उसको हम लोग बर्स्ट टाइम मानेंगे और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जैसा ही शेड्यूल कर लेंगे। करके देखना है, क्वेश्चन बनाकर देखना, बहुत आसान पड़ेगा। हर एक यूनिट टाइम में नहीं चेक करना पड़ेगा, केवल जब जब नया प्रोसेस का अराइवल हो बस अराइवल टाइम में ही चेक करना है, क्योंकि हर एक यूनिट टाइम में नहीं प्रोसेस आ रहा है। जब नया प्रोसेस नहीं आएगा तो चेक करके क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। इसलिए देखना, जो केवल अराइवल टाइम में चेक करना और एक हर यूनिट टाइम में चेक करना, देखना दोनों का आंसर सेम आएगा, तो टाइम बचेगा। लेकिन अराइवल टाइम में, क्योंकि अराइवल टाइम मान लो 5 ही है तो 5 ही चेक करना पड़ा। अब मैक्सिमम 12 है तो 1 से 12 तक में 12 यूनिट टाइम होता है ना, ब्रेक करेंगे 1 2 3 4, तो 12 बार चेक करने से अच्छा है 5 बार ही चेक करें, तो 7 टाइम सेव हुआ ना, तो इसीलिए टाइम कम लगेगा। एक बार देखना है इसको। तो ये लास्ट वाले का है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के बारे में बताए। अभी हम लोग देखेंगे क्या, अभी हम लोग देखेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो हम लोग तो कल देख ही लिए हैं लास्ट क्लास में। क्या देखे थे भाई? प्रीएम्पशन एक नया चीज आ चुका था। प्रीएम्पशन क्या होता है? फोर्सफुल स्टॉपेज जो होता है प्रोसेस के लिए, उसको कहते हैं प्रीएम्पशन। चाहे किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग हो, कुछ कंडीशन इंपोज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रीएम्प्ट करवाते हैं प्रोसेस को, मतलब कि रनिंग स्टेट से वापस रेडी स्टेट में लेकर जाते हैं, यही प्रीएम्पशन है। और प्रीएम्पशन कल हम लोग देखे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, नाम है इसका
इसको राउंड रॉबिन को आरआर भी लिखा रहता है। क्या है डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से इसको देखेंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है और मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में इसी का क्वेश्चन देता है। क्योंकि होता क्या है, इसमें एक अलग से रेडी क्यू क्रिएट करना होता है। क्या रेडी क्यू है बताएंगे, सब बताएंगे क्वेश्चन में को जब एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज बताएंगे। थोड़ा सा चांसेस गलत होने का बढ़ जाता है यहाँ पर, इसलिए ज्यादा ही देता है। जिसमें गलती होने का चांस ज्यादा होगा वही चीज देगा, लेकिन है आसान नहीं, सिली मिस्टेक्स होने का चांस रहता है, उसको नहीं करना है। तो नाम है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो क्या क्राइटेरिया है भाई, देखो क्या लिखा, टाइम क्विंटम या फिर टाइम स्लाइस बोल सकते हैं, और उसके अलावा अराइवल टाइम। कि अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग, अराइवल टाइम का मतलब क्या है, अराइवल टाइम कभी चेंज होता है क्या, नहीं चेंज होता है। तो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल करेंगे हम लोग, लेकिन टाइम क्वांटम के लिए ही रन करवाएंगे, टाइम क्वांटम के लिए ही रन करवाएंगे। और टाइम क्वांटम है क्या चीज भाई, तो देखो टाइम क्वांटम है टाइम स्लाइस। मतलब क्या, हम बोल रहे हैं कि टाइम क्वांटम इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई चीज को, किसी प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करवाना स्टार्ट करते हैं, तो 5 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट करवा के उसको रोक देते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे भाई, जब रोक दिए थे फिर नया प्रोसेस को ले आएंगे, फिर 5 यूनिट टाइम, मैक्सिमम 5 यूनिट है, 5 यूनिट टाइम इसको एग्जीक्यूट करवा के इसको भी रोकेंगे। फिर उसके बाद प्रोसेस आए जिसका कि बर्स्ट टाइम 3 ही है, 3 है। तो बर्स्ट टाइम 3 है, तो हम लोग 5 के लिए एग्जीक्यूट करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। जब बर्स्ट टाइम ही 3 है तो 5 के लिए क्यों करवाएंगे। 5 मैक्सिमम लिमिट है, टाइम क्वांटम है जो मैक्सिमम लिमिट है कि एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में मैक्सिमम कंटिन्यूअसली टाइम क्वांटम के बराबर रह सकता है। कम रहे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम क्वांटम से कम रह सकता है। कम किस केस में रहेगा भाई, बर्स्ट टाइम ही कम है, बर्स्ट टाइम मान लो 2 है, तो बर्स्ट टाइम 2 है तो 5 तक क्यों रहेगा, 2 में कंप्लीट करके चला जाएगा ना। रनिंग स्टेट में जब कोई प्रोसेस आया है, उसका एग्जीक्यूशन अगर हो जाएगा तब वो रुक नहीं सकता है वहां पर, तब वो टर्मिनेशन स्टेट या कंप्लीशन स्टेट में जाएगा ही जाएगा, रनिंग से मूव कर जाएगा वो अगर कंप्लीट हो गया तो। लेकिन टाइम क्वांटम क्या बोल रहा है यहाँ पर, राउंड रॉबिन में ये क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम कंटिन्यूअसली टाइम क्वांटम के टाइम के बराबर ही कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूशन कर सकता है। मान लो किसी का बर्स्ट टाइम, किसी का कोई प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम मान लो 17 है, मान लेते हैं 17 है, टाइम क्वांटम दिया है 5, तो क्या होगा, तो अगर 17 है बर्स्ट टाइम, तो रनिंग स्टेट में जब ये जाएगा तो कंटिन्यूसली 17 यूनिट टाइम नहीं रन कर सकता है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या बोलता है कि 17 है ना, कोई बात नहीं है, 17 रहे या 27 रहे या 2700 रहे, इसको 5 यूनिट टाइम के लिए रन करवाना है, उसका तो रोक देना है, चाहे बर्स्ट टाइम कितना भी बड़ा रहे। 5 से बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ 5 से छोटा अगर है किसी का, अगर किसी का बर्स्ट टाइम 3 है, अगर इसको कितना देर रन करवाएंगे, इसको 3 यूनिट टाइम ही रन करवाएंगे, 3 में, क्योंकि 3 ही है, कंप्लीट हो गया ना। अगर टाइम क्वांटम से ज्यादा होगा तब मैक्सिमम टाइम क्वांटम के बराबर रन करवा के स्टॉप करेंगे, कम होगा तो अपने आप स्टॉप हो जाएगा, कोई और प्रोसेस आएगा फिर। बस इसी बात को यहाँ फ्लोचार्ट के थ्रू समझाया गया है। तो क्या क्या है भाई यहाँ पर, अच्छे से देखो, बहुत आसान चीज है, ढंग से समझना। क्या है, रेडी स्टेट है। रेडी स्टेट में क्या होता था, न्यू स्टेट से न्यू प्रोसेस, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नया नया प्रोसेस को लाता था कहां पर,
लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नया नया प्रोसेस को रेडी स्टेट में लाता था, याद है ना प्रोसेस स्टेट डायग्राम में। तो रेडी स्टेट में नया नया प्रोसेस आया। अब रेडी स्टेट से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है जो क्या करेगा, एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा। देखो सिलेक्ट अ प्रोसेस, रेडी स्टेट से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है जो एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा कि किसको रनिंग स्टेट में सेंड करना है। तो क्या है, सिलेक्ट अ प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा। अब ये सिलेक्ट कर लिया मान लो किसी एक प्रोसेस को, सही बात है, चलो सिलेक्ट कर लिया। अब क्या देखना है यहां पर कि बर्स्ट टाइम लेस देन इक्वल टू टाइम क्वांटम है कि नहीं। टाइम क्वांटम क्या है, टाइम क्वांटम एक टाइम है। टाइम क्वांटम एक टाइम है जो मैक्सिमम उतना टाइम तक कंटिन्यूअसली रनिंग स्टेट में एक प्रोसेस रह सकता है। मैक्सिमम लिमिट है वो किसी प्रोसेस के लिए कि उतना टाइम तक, टाइम क्वांटम के बराबर तक वो रनिंग स्टेट में कोई प्रोसेस रह सकता है, वही टाइम क्वांटम है। बर्स्ट टाइम क्या है, जो अपना प्रोसेस का बर्स्ट टाइम होता है या सीपीयू टाइम होता है, यही बर्स्ट टाइम है। तो क्या कर रहा है, यहाँ कंपेयर कर रहा है। पहले रेडी स्टेट में नया प्रोसेस आया, उसके बाद में इसमें से एक प्रोसेस को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि शेड्यूलिंग तो करना ही है ना। रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में तो जाना है प्रोसेस को, तभी तो एग्जीक्यूशन होगा वहां पर। रनिंग स्टेट में प्रोसेसर है तो कितना जाएगा एक बार में, कितना प्रोसेस, एक ही प्रोसेस जाएगा। तो वही कर रहा है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है जो शेड्यूल करके एक प्रोसेस को सिलेक्ट किया, कहां पर ले जाने के लिए, रनिंग स्टेट में ले जाने के लिए। जब रनिंग स्टेट में ले जाने के लिए किया तो क्या हुआ, यहां पर उस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम को टाइम क्वांटम से कंपेयर किया गया। तो कंपेयर करेंगे तो दो चीज होगा, या कंडीशन क्या है, बर्स्ट टाइम लेस देन इक्वल टू टाइम क्वांटम। अब दो ही चीज हो सकता है, या तो यस होगा या नो होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर ये कंडीशन सही है, यस है, मतलब यस मतलब क्या, बर्स्ट टाइम लेस देन इक्वल टू टाइम क्वांटम, कि प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है जो टाइम क्वांटम से या तो छोटा है या तो उसके बराबर है। जैसे यहां पर टाइम क्वांटम 5 लिखे थे, तो या तो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 5 है या 5 से छोटा है। तब क्या बोले यहां पर कि 5 रहे या 5 से छोटा रहे, तब वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा अपना एग्जीक्यूशन, क्योंकि कंटिन्यूअसली 5 यूनिट टाइम तो रन कर ही सकता है। बस यही चीज यहां भी है कि बर्स्ट टाइम लेस देन इक्वल टू टाइम क्वांटम अगर है, अगर बर्स्ट टाइम छोटा या फिर टाइम क्वांटम के बराबर है, अगर यस है ये चीज, सही है ये चीज, तब क्या होगा, एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स बर्स्ट टाइम। मतलब कि उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देना है उसके बर्स्ट टाइम के लिए। क्यों, बीच में क्यों नहीं रोकना है, क्योंकि टाइम क्वांटम से छोटा है बर्स्ट टाइम, या तो छोटा है या तो बराबर है, टाइम क्वांटम से बड़ा नहीं है। तो सिस्टम क्या बोल रहा है, सिस्टम बोल रहा है कि इतना मैक्सिमम टाइम तक तो कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट कर ही सकता है प्रोसेस, अलाउ किए हुए हैं कि टाइम क्वांटम के बराबर तक एक प्रोसेस कंटिन्यूअसली रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूशन कर सकता है अपना। तो क्या हुआ, बर्स्ट टाइम या तो छोटा है या तो बराबर है टाइम क्वांटम से, उस केस में यस है अगर, तो एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स बर्स्ट टाइम। प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दिए बर्स्ट टाइम के लिए। मतलब कि बर्स्ट टाइम के लिए एग्जीक्यूट करने से क्या होता है, प्रोसेस अपना बर्स्ट टाइम खत्म हो गया उसका, जब ये कंप्लीट हो जाएगा वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया हो, क्योंकि बर्स्ट टाइम तो बताता है कितना देर तक वो सीपीयू में रन करेगा। तो एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, प्रोसेस कंप्लीशन हो गया, फिर टर्मिनेशन स्टेट में, देखो प्रोसेस कंप्लीशन हो गया फिर टर्मिनेशन स्टेट में चला गया। लेकिन अब एक और भी केस है कि बर्स्ट टाइम लेस देन इक्वल टू टाइम क्वांटम अगर नहीं है, नहीं के केस में क्या होगा, जैसे टाइम क्वांटम अगर 5 है, अब मान लो बर्स्ट टाइम 17 है, ठीक, तो 17 लेस देन 5 है क्या, 17 5 से छोटा है क्या, नहीं है। तो अगर 7 बर्स्ट टाइम ज्यादा है, टाइम क्वांटम 5 है, बर्स्ट टाइम 17 है,
टाइम क्वांटम से ज्यादा है बर्स्ट टाइम, इस केस में क्या करेंगे, मतलब कि बर्स्ट टाइम लेस देन इक्वल टू टाइम क्वांटम। देखो बर्स्ट टाइम लिखते हैं कितना 17, टाइम क्वांटम में कितना लिखते हैं 5, तो बर्स्ट टाइम देखो 17, टाइम क्वांटम 5। तो बर्स्ट टाइम 17 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, नहीं, ये तो ग्रेटर है 17, तो नो हो गया। नो के केस में क्या होगा, एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर टाइम क्वांटम ऑफ टाइम, मतलब कि ये जो 17 जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, कितना देर के लिए करना है, तो देखो एग्जीक्यूट द प्रोसेस, एग्जीक्यूट करना है फॉर टाइम क्वांटम ऑफ टाइम, जितना टाइम क्वांटम है उतना टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर दो, टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट कर दो। मतलब कि अगर 17 था, टाइम क्वांटम 5 है, क्या करना है 5 यूनिट इसको एग्जीक्यूट कर दो, क्योंकि मैक्सिमम 5 ही एग्जीक्यूट हो सकता है एक बार में, तो 5 कर दिए। तो 17 में अगर 5 कर दिए, मतलब कि 5 माइनस हो गया, तो बचा कितना 12 बचा ना, देखो 17 था -5 बराबर 12 बच गया है। बोलो -5 क्यों किए, क्योंकि 5 यूनिट तो ये रन कर चुका है, देखो अभी रन किया था ना, बर्स्ट टाइम लेस देन इक्वल टू जब नो हुआ था, ये कंडीशन फॉल्स हुआ था, क्या था, एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर टाइम क्वांटम ऑफ टाइम, टाइम क्वांटम के लिए ये एग्जीक्यूट कर दिया, देखो 5 के लिए एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद क्या है, टाइम क्वांटम एक्सपायर्स, अब क्या हुआ, टाइम क्वांटम एक्सपायर कर गया है, मतलब कि 5 यूनिट टाइम क्वांटम एग्जीक्यूशन हो गया है। तब क्या होगा उस प्रोसेस का, देखो यहां से एरो आया है, देखो ये देखो ऊपर गया है, ऊपर गया है, रेडी स्टेट में चला गया, तो रनिंग से रेडी स्टेट में गया, इसका मतलब क्या हुआ, रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में वापस गया, इसका मतलब क्या हुआ, प्रीएम्पशन हो रहा है प्रोसेस का, मतलब प्रीएम्प्ट कर दिया गया हो। तो देखो ये 12 बचा हुआ है, 17 माइनस 5 12 है, अब फिर से रेडी स्टेट में आ गया है, फिर से रेडी स्टेट में आ गया ये, देखो रेडी स्टेट में फिर से यहां से वापस रेडी स्टेट में आ गया। अब तो बचा है कितना 12 बचा है, तो फिर क्या होगा, फिर से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट करेगा इसको, प्रोसेस को, फिर कंपेयर होगा। अब पहले 70 था ना, अब कितना है देखो, अब 12 हो गया है। अब यहाँ पर लिख देंगे क्या है, अब 12 लिख दिए, तो आप लिख दिए 12, फिर से कंपेयर करेंगे, 12 लेस देन इक्वल टू 5 है कि नहीं है, 12 5 से छोटा है या बराबर है 5 के, नहीं है, फिर से यहाँ आएंगे नो, तो क्या करना है, एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर टाइम क्वांटम ऑफ टाइम, फिर से टाइम क्वांटम 5 के लिए फिर से एग्जीक्यूट कर देना है 12 को, तो 12 है माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा ना, देखो 12 में से 5 माइनस करो 7 आया, ये 12 है, 12 में से 5 माइनस हुआ -5 इक्वल टू 7 आया, यही आया ना, 7 आया, एग्जीक्यूट कर दिया टाइम क्वांटम, फिर क्या है, टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया, फिर से वापस अब यहाँ चला आया है रेडी स्टेट में। अब इसका रिमेनिंग टाइम कितना बचा हुआ है, अब केवल 7 ही बचा हुआ है, अब 7 ही बचा हुआ है, फिर यहां सब मिटाकर यहां देखो 7 लिखेंगे। अभी देखते चलो सीक्वेंस ऑर्डर में क्या हो रहा है, जो अभी क्या हुआ, अब इसका बचा है कितना 7 बचा है, फिर 7 को कंपेयर करेंगे 5 से, अभी 7 अभी फर्स्ट टाइम इसका बचा हुआ है ना, फिर इसको कंपेयर करेंगे, 7 5 से छोटा या 5 के बराबर है, नहीं है, फिर से नहीं है, क्या करेंगे, नहीं में कहाँ आएंगे, देखो नो में कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, फिर एग्जीक्यूट टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट करना है, तो 7 माइनस 5 किए तो बचा कितना 2 बचा है, फिर से एक बार किए 5 के लिए यहाँ पर तो बच गया 2, फिर से 2 लेकर रेडी स्टेट में चला आया ये, फिर यहां से शेड्यूल हुआ तो यहां आया, तो क्या बच गया, 2 बच गया केवल, इसको मिटाते हैं, देखो यहां 2 लिखते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं,
तो जब 2 लिख दिए यहां पर, अब क्या करेंगे, फिर से कंपेयर करेंगे। फिर से कंपेयर किए, देखो 2 5 से छोटा है, छोटा या बराबर है क्या, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, हाँ 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, 5 से छोटा ही है ना 2। तो जब यस होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा, तब कहां जाएगा, देखो यहाँ नो वाला था, अब यस वाला इस साइड में जा रहा है, देखो यस हुआ तो इस साइड में जाएगा। अब यहाँ क्या है, एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स बर्स्ट टाइम। अब इसके बर्स्ट टाइम के बराबर एग्जीक्यूट करना है। पहले क्या था, एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर टाइम क्वांटम ऑफ टाइम। क्यों, क्योंकि पता था कि टाइम क्वांटम है जो छोटा है बर्स्ट टाइम से, इसलिए टाइम क्वांटम के बराबर कर देना है। अब पता चल गया है कि टाइम क्वांटम छोटा तो नहीं है भाई, या तो बराबर है या तो बड़ा है टाइम क्वांटम, मतलब कि छोटा कौन है, बर्स्ट टाइम है, इसलिए बर्स्ट टाइम के बराबर एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स बर्स्ट टाइम। तो क्या हुआ, 2 ही है बर्स्ट टाइम इसका, एग्जीक्यूट होकर खत्म होकर 0 आ गया। अब 0 आ गया तो क्या हुआ, प्रोसेस कंप्लीशन, प्रोसेस कंप्लीशन, कंप्लीशन होकर प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। बस यही है राउंड रॉबिन में, और कुछ नहीं है। राउंड रॉबिन में बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग करना है, बार बार रोटेट होगा, एग्जीक्यूशन होगा, फिर से जाएगा रेडी स्टेट में, फिर आएगा, मतलब बार बार रेडी और रनिंग का जो साइकिल है ना, यहां मान लो रेडी स्टेट बना लेते हैं, यहाँ रनिंग स्टेट बनाते हैं, तो रेडी से रनिंग गया, फिर रनिंग से आया यहाँ, फिर जाएगा रेडी से रनिंग, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा इधर, फिर वापस आएगा, यही साइकिल चलते रहेगा। फिर एट लास्ट कंप्लीट होकर यहाँ कंप्लीशन स्टेट में चला आएगा। बस यही है राउंड रॉबिन में, और कुछ नहीं है। तो बोलो ये क्यों करते हैं, तो इससे बेनिफिट है ना क्या, सब प्रोसेस को जल्दी ही चांस मिलता है। ऐसे क्या था, मान लो बर्स्ट टाइम किसी का ज्यादा है, एक बार आया सिस्टम में, बहुत देर तक एग्जीक्यूट कर रहा है वो, कोई छोटा प्रोसेस भी है उसके बाद में आया हुआ है, मान लो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अगर देखते, जो पहले आया है जो पहले एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ही है ना। तो वहां पर क्या हो सकता है कि पहले मान लो कोई बहुत बड़ा प्रोसेस आ जाए, अब उसको चाहिए 10 घंटा का टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। कोई और प्रोसेस है जिसको केवल 5 मिनट के लिए चाहिए, लेकिन पहला प्रोसेस आया है सिस्टम में, कंटिन्यूअस 10 घंटा सिस्टम को बिजी रखेगा। 5 मिनट के लिए 10 घंटा वेट करना पड़ रहा है एक और प्रोसेस को। राउंड रॉबिन में वही चीज नहीं होता है, चाहे 10 घंटा हो या 20 घंटा हो, लेकिन टाइम क्वांटम फिक्स है। अगर 5 मिनट का टाइम क्वांटम है तो 5 मिनट के लिए ही उसको दिया जाएगा सिस्टम, उसके बाद किसी और को लाया जाएगा। टोटल बर्स्ट टाइम नहीं देखा जाएगा, कौन बड़ा है, कौन क्या है, कौन पहले आया नहीं आया, स्टार्टिंग अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग वो शेड्यूल होगा। लेकिन जो भी 5 मिनट टाइम है, जो टाइम क्वांटम है, उसके अकॉर्डिंग ही रनिंग स्टेट में रहेगा। टाइम क्वांटम से ज्यादा रनिंग स्टेट में नहीं रह सकता है। क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियरिटी आएगा इसमें। अभी फिलहाल ऐसे समय प्रीएम्प्टिव है, देखो बार बार प्रीएम्पशन हो रहा तो प्रीएम्प्टिव है। बस हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक ना, टाइम क्वांटम टाइम से अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, ये सबको हटाते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंस यहाँ पर है क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि थ्योरी कथा कहानी कितना भी सुन लो, लेकिन क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हुआ है तब एग्जाम में नहीं बनेगा। अब पर्पस क्या है, एग्जाम में बनाना ही तो है पर्पस। इसको भी हटाते हैं। कुछ ऐसा डाउट लग रहा है तो कभी कभी देख लेना रिप्ले करके वीडियो को, लेकिन कोशिश करना एक बार में जो चीज बता रहे हैं उसको एक बार में ही समझने का। इससे बेनिफिट क्या है कि टाइम नहीं किल होगा। टाइम नहीं किल होगा मतलब कि बहुत सही चीज है।
इसलिए आराम से समझते चलो और क्वेश्चन को बनाओ। एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करके बता ही देते हैं कैसे है, तुम लोग और ज्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का। कहीं से भी टेक्स्ट बुक से मिल रहा हो या कहीं और क्वेश्चन मिल रहा हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो क्वेश्चन ऐसा करते हैं, रेड पेन से ही लिखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है, टेबल बनाएंगे हम लोग। फॉर्मेट में कोई तरह का चेंज नहीं है। टेबल होगा, टेबल में क्या था, टेबल में था प्रोसेस आईडी, तो प्रोसेस आईडी ये सभी होगा यहां पर भी। अच्छा से देखना क्वेश्चन को, बहुत आराम से देखना, एकदम आराम से हम सॉल्व करेंगे, समझाएंगे। इसको देखना, हर एक चीज समझ लेना। एक क्वेश्चन समझ जाओगे ना, फिर कभी भी नहीं गलती होगा और सब तरह क्वेश्चन बना भी सकते हो। इसे समझना। प्रोसेस आईडी हो गया, इसके बाद क्या होगा, अराइवल टाइम होगा। अराइवल टाइम के बाद क्या होगा, बर्स्ट टाइम होगा। बर्स्ट टाइम थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाते हैं क्योंकि बार बार बर्स्ट टाइम को चेंज करना होगा, इसीलिए। फिर बर्स्ट टाइम के बाद क्या होता था, कंप्लीशन टाइम होता था, जो गैंट चार्ट से हम लोग को मिलता था। फिर टर्न अराउंड टाइम होता था, फिर वेटिंग टाइम होता था, और इस बार रिस्पॉन्स टाइम भी देखेंगे। क्यों देखेंगे रिस्पॉन्स टाइम? रिस्पॉन्स टाइम क्यों देखेंगे? क्योंकि उस समय बताए थे ना, मल्टीपल टाइम्स अगर प्रोसेस गैंट चार्ट में आ रहा है या रनिंग स्टेट में जा रहा है, मल्टीपल टाइम्स, मतलब कि रनिंग गया, लौट कर रेडी में आया, फिर से रनिंग गया, मल्टीपल टाइम्स जा रहा है, वहां पर रिस्पॉन्स टाइम का इंपॉर्टेंस है। अगर एक ही बार जा रहा है केवल, तो इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम है जो वेटिंग टाइम जैसा ही बन जाता है। लेकिन मल्टीपल टाइम्स अगर रेडी से रनिंग में मूवमेंट हो रहा है प्रोसेस का, तब रिस्पॉन्स टाइम जरूरी है देखना। चलो तो ज्यादा नीचे तो बेकार ही करना है, इतना रखते हैं कि टोटल भी हम लोग का हो जाए। नीचे ऐड भी तो करना है एट लास्ट। प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, जिसमें कि प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम हम लोग को गिवन होता है, याद है ना, अप टू बर्स्ट टाइम गिवन होता है। यहां तक देखो, ऐसे बना देते हैं थोड़ा, ये डिफरेंशिएट हो गया। यहां इससे इधर गिवन होता है, उसके उधर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, किससे, गैंट चार्ट बनाकर। प्रोसेस लेते हैं P1, P2, P3, P4, P5 और ले क्या, 6 ले क्या, चलो 6 ले लेते हैं एक और। P5, P6, चलो 6 प्रोसेस है, अच्छा ही है। चलो ये हो गया प्रोसेस आईडी सबका। अच्छा एक और चीज यहां क्या था, टाइम क्वांटम भी था ना,
टाइम क्वांटम ही ले लेते हैं। टाइम क्वांटम कितना लिया जाए, 5 यूनिट टाइम ले लेते हैं। क्या 5 लेते हैं, राउंड फिगर रहेगा। ऐसे 4 लेते हैं, चलो 5 छोड़ो 4 ही लेते हैं। 4 नैनो सेकेंड, अगर नैनो सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं तब 4 नैनो सेकेंड टाइम क्वांटम है। अराइवल टाइम लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं 0 2 1 4 3 5 हो गया। अराइवल टाइम हो गया। बर्स्ट टाइम साइड में लिखते हैं क्योंकि चेंज करना होगा हम लोग को। 7 11 16 2 20 1। ये सब क्या है, बर्स्ट टाइम है। टाइम क्वांटम है, प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग गेंट चार्ट तो बना ही लेंगे, ये बात पता है ना, सब जानते हो। गेंट चार्ट बन जाएगा, और जब गेंट चार्ट बन जाएगा हम लोग का मतलब कि उससे कंप्लीशन टाइम भी हम लोग को मिल जाएगा, और कंप्लीशन टाइम जैसे ही मिलता है बाकी सब तो फाइंड आउट कर लेते हैं टेबल से ही हम लोग। मतलब कि पर्पस क्या है, गेंट चार्ट बनाना है। अब तब यहां पर हम लोग गेंट चार्ट में आते हैं। तो गेंट चार्ट के पहले एक और चीज है, ठीक, राउंड रॉबिन में ही वो केवल है, उसको याद रखना। रेडी क्यू बताया था ना, देखिए रेडी क्यू नाम का चीज आने वाला है, रेडी क्यू भी यहां पर आएगा। अच्छा सॉल्व करते हैं, ब्लैक पेन से करते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन हो गया रेड पेन से, बस आराम से देखते चलो और कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना, दिमाग बाकी है जो बाद में लगेगा, अभी केवल देखना है सुनना है। यहां पर ये भी लिख लेते हैं, फाइंड एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। ये फाइंड आउट करना, फाइंड एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम फाइंड आउट करना है। लेकिन एक बात तो पता है कि वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, मतलब कि टर्न अराउंड टाइम चाहिए। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब कंप्लीशन टाइम भी चाहिए। और कंप्लीशन टाइम के लिए गेंट चार्ट बनाना ही है, इसे गेंट चार्ट तो बनाना ही पड़ेगा। आराम से देखना एकदम, ठीक ना। इस तरीके से समझना है कि एक भी गलती नहीं होना चाहिए कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करे तो। इसमें एक चीज क्या है, एक नया चीज आएगा, रेडी क्यू, एक ही नया चीज है, रेडी क्यू आएगा इसमें, ठीक। उस रेडी क्यू को देखना है और गेंट चार्ट बनाना है। इसके नीचे लिखते हैं यहां पर इसके नीचे लिखते हैं गेंट चार्ट बनाना है यहां पर हम लोग को, रेडी क्यू यहां रखना है, ठीक। अब कैसे कैसे करना है भाई, गेंट चार्ट कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर तो यही है ना, गेंट चार्ट का स्ट्रक्चर यही है ना। कहां से शुरू होगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक। 0 में कौन कौन है प्रोसेस आया है, 0 में कौन कौन आया है देखो, 0 किसका किसका अराइवल टाइम है, एक ही 0 है ना, बाकी कोई 0 नहीं है ना, मतलब कि P1 आया है। तो पहले हम लोग P1 को रेडी क्यू में रखेंगे, क्यों, 0 पर यही आया है, ठीक। अब 0 पर रेडी क्यू में P1 तो आ गया, P1 0 पर आया तो रेडी क्यू में रख दिए,
फिर P1 को, अभी एक ही प्रोसेस है ना, तो P1 को यहां लेकर आएंगे। तो यहां देखो कौन आया, यहां आया P1। अच्छा से देखना, 6 प्रोसेस लेकर बना रहे हैं, समझ जाओगे, कभी नहीं गलती होगा। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग अच्छे से दिमाग में आ जाए, कभी नहीं गलती करोगे। इसलिए ढंग से देखो। पानी पीना है, पानी पी लो, रुक जाओ। पानी जब पीना न है, हम भी पीते हैं, तुम भी पियो। आराम से बनाएंगे क्वेश्चन, अब मजा भी आएगा। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। आराम से समझो, गलती मत करना। एक ही बार समझना है, एक बार अच्छे से समझेंगे। रेडी क्यू में P1 क्यों आया? क्योंकि हम लोग जीरो टाइम पर जब देखे, देखिए जीरो टाइम में कौन कौन प्रोसेस अवेलेबल है सिस्टम में। रेडी स्टेट में कौन कौन प्रोसेस है। रेडी स्टेट में ही रेडी क्यू बना है। देखो रेडी स्टेट का ही रेडी क्यू बनाए हुए हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में रेडी स्टेट में कौन कौन सा प्रोसेस है और किस सीक्वेंस में है। ठीक, तो जीरो पर हम लोग को देखना है। तो जीरो पर जब हम लोग देखे तो देखो जीरो पर कौन आया है, जीरो में केवल एक ही आया है, P1 ही आया है। ठीक, तो जीरो में जब P1 आया तो जीरो में यहां लिख लिए P1 को। अब देखेंगे P1 का क्या करेंगे। P1 लिखने के बाद में क्या करेंगे, P1 को रन करवाएंगे। तो P1 को रन करवाने के लिए क्या था, राउंड रॉबिन में रन करवाने के पहले हम लोग चेक करते थे क्या कि P1 का बर्स्ट टाइम है जो टाइम क्वांटम से कम है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो देखो P1 का बर्स्ट टाइम कितना है, 7 है। टाइम क्वांटम कितना है, 4 है। टाइम बर्स्ट टाइम 7 है, टाइम क्वांटम कितना है, 4 है। तो 7 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या? देखो इस कंडीशन को देखो, यही कंडीशन चेक करते थे ना वहां पर। देखो 7 बर्स्ट टाइम हो गया, 4 टाइम क्वांटम हो गया। यहां पर लिख भी लो, बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम। 7 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या? नहीं है। याद करो जब नहीं होता था, एक कंडीशन फॉल्स होता था, तो नीचे आते थे हम लोग। नो के केस में क्या करते थे, यहां पर क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ था, एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर टाइम क्वांटम टाइम। यहां पर क्या करना है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। कितना टाइम के लिए, टाइम क्वांटम जितना है, जितना टाइम क्वांटम है उतना देर के लिए ही एग्जीक्यूट करना है। तो टाइम क्वांटम कितना है, 4 है ना, टाइम क्वांटम 4 है ना। तो अगर बर्स्ट टाइम 4 से कम या 4 के बराबर नहीं है, मतलब कि 4 से बड़ा है, तो जब बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से ज्यादा बड़ा रहे तो टाइम क्वांटम के बराबर एग्जीक्यूट करवा लेना है। टाइम क्वांटम कितना है, 4 है। मतलब कि P1 को 4 यूनिट टाइम तक बिना कुछ सोचे समझे एग्जीक्यूट करवाते हैं हम लोग। P1 को कब तक करवाए, 4 यूनिट टाइम। तो 4 हो गया यहाँ पर। अब देखो 4 हो चुका है। अब 4 में हम लोग क्या देखेंगे कि 4 तक में रेडी स्टेट में कौन कौन सा प्रोसेस आया था 4 तक में। तो देखो 0 से 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, ऐसे चेक करेंगे। देखो 0 से निकले जब, तो 0 से निकलने के बाद कौन आया, 1 पर आया P3। तो 1 पर आया P3 जब 1 पर आया है, अराइवल टाइम 1 है, 0 के बाद 1 ही है ना। P3 जब 1 पर आया है तो यहां पर लिख देंगे P3। लो अच्छा से P लिखते हैं, रुक जाओ, यहां पर लिख देंगे P3। कब, 1 पर आया। फिर 2 पर जाएंगे। 2 पर कोई आया है क्या, देखो 2 पर आया है कौन, P2। 2 पर आया है P2, 2 पर आ गया। फिर और देखो 3 पर कोई आया है क्या, हाँ P5 आया है 3 पर। 3 पर कौन आया, P5 आया है। फिर कहां तक चेक करना है हम लोग को, 4 तक चेक करना है। देखो 0 से 4 तक एग्जीक्यूट करवाएंगे, 4 तक चेक करना है कि इस टाइम में क्या हुआ है। 4 तक में 3 के बाद 4 पर गए तो 4 में देखिए कोई आया है क्या, हाँ अराइवल टाइम 4 है का, किसका है, P4 का है। तो ये भी यहां पर होगा P4 भी आया हुआ था।
अब 4 यूनिट टाइम जब तक P1 यहां से यहां तक रन कर रहा था रनिंग स्टेट में, उस टाइम तक जब तक P1 रनिंग स्टेट में था, गैंट चार्ट में रहने का मतलब क्या होता है, रनिंग स्टेट में है प्रोसेस। P1 जब तक रनिंग स्टेट में था उस टाइम तक एक साइड में क्या हो रहा था, प्रोसेस का अराइवल भी हो रहा था। जो प्रोसेस का अराइवल हुआ वो प्रोसेस रेडी क्यू में सीक्वेंस में अरेंज होते गया। अरे रनिंग स्टेट में नहीं रन कर रहा है P1, पूरा सिस्टम इसी के पीछे थोड़ा ही है। प्रोसेस स्टेट डायग्राम में क्या क्या है, रेडी स्टेट भी तो है। तो रनिंग स्टेट अपना काम कर रहा है P1 को रन करवाने के लिए, तो रेडी स्टेट में अपना काम तो होगा ना। रेडी स्टेट अपना काम कर रहा है, अराइवल होते जा रहा है, लाइन से लिखते जा रहा है इसको, ये अपना काम कर रहा है। पैरेलल में ये भी काम हो रहा है। तो बोलो हम यहाँ पर 4 लिख दिए पहले, फिर क्यों लिखे? सिस्टम में ऐसे नहीं हो रहा। सिस्टम में क्या है, इधर 0 से 1 गया, ये अपना कर रहा है। 1 में जैसे ही आया P3 को यहाँ लिख लिया है। फिर यहाँ से 1 से 2 गया, 2 में कौन आया है, P2 आया, P2 को लिख लिया है। पैरेलल में लिखते चल रहा है वो। लेकिन पैरेलल में लिख रहा था ये, हम क्या किए, पहले इसको लिख लिए फिर लाइन से इसको लिखे, लेकिन छोड़े नहीं, हम भी लिखे इसको भी। क्योंकि रनिंग स्टेट में अगर एक चीज हो रहा है एग्जीक्यूशन, तो रेडी स्टेट में रेडी क्यू भी तो मेंटेन हो रहा है, इसीलिए। अब देखो क्या हुआ है, P1 यहाँ सबसे पहले था ना, अब P1 तो यहाँ एग्जीक्यूट हो गया ना। देखो P1 हुआ ना, 4 यूनिट टाइम के लिए हुआ, लेकिन हुआ है। अब तो इसको अभी चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में क्या था, कंटिन्यूअस में टाइम क्वांटम के बराबर ही एग्जीक्यूट करना था। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद फिर से रेडी क्यू में चल जाता था, रेडी स्टेट में जाता था ना, याद करो। जब कंडीशन है फॉल्स होता था, नो होता था, तो यहाँ पर टाइम क्वांटम टाइम के बराबर एग्जीक्यूट करना है। फिर यहाँ से एक एरो जाकर रेडी स्टेट में जा रहा था ना, याद करो। अभी जो इसका फ्लोचार्ट बनाया था राउंड रॉबिन का ही, सेम वही चीज फिर से रेडी स्टेट में गया। फिर से P1 है जो रेडी स्टेट में जाएगा ना, मतलब कि रेडी क्यू में जाएगा। तो P1 कहाँ आ गया, P1 फिर से यहाँ आ गया। P1 को दूसरी बार यहाँ लिखने से पहले देख लेना है कि जिस टाइम में P1 यहाँ से बाहर जा रहा है, उस टाइम तक कितना प्रोसेस का अराइवल हुआ है, सबको उसी सीक्वेंस में लिख देना है। तब P1 को फिर से रिपीट करना है। P1 यहाँ काट कर फिर यहाँ पर रिपीट कर दिए। P1 कितना देर का एग्जीक्यूशन हुआ है, 4 टाइम यूनिट का। P1 है कहाँ पर, देखो 7 था ना, 7 में से 4 माइनस करो तो कितना बचा, 3। 7 माइनस 4 किए, कि 4 के लिए तो एग्जीक्यूट हो गया है ना, तो रिमेनिंग कितना है, 3 है। P1 को नहीं होता है तो यहां पर 3 रिमेनिंग लिख सकते हैं, यहां पर लिख लिए। अब P1 के बाद कौन आएगा, तो P1 के बाद कौन आएगा, अब वहां से नहीं देखेंगे, हम लोग रेडी क्यू से चीज डिसाइड करेंगे, क्योंकि रेडी स्टेट ही है ना। रेडी क्यू से डिसाइड करें कि अगला प्रोसेस यहाँ कौन आने वाला है। अगला प्रोसेस कौन है, P3 है। P3 को हम लोग यहाँ पहले ले आएंगे, जो रेडी क्यू में नेक्स्ट रहेगा उसको यहाँ से यहाँ ले आएंगे, जान लो। P3 को ले आए, फिर P3 के बर्स्ट टाइम को देखने गए हम लोग। P3 कहाँ है, P3 यहाँ है। बर्स्ट टाइम कितना है, 16 है। 16 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, नहीं है। 16 4 से बड़ा तो नहीं हो सकता है, मतलब कि नो, मतलब बर्स्ट टाइम के लिए एग्जीक्यूट करवाना है। तो P3 को कितना देर करवाएंगे, बर्स्ट टाइम, टाइम क्वांटम के लिए बर्स्ट टाइम नहीं, नो है जब 16 है P3, 16 लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, तो टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट करवाना है। टाइम क्वांटम कितना है, 4 है, मतलब कि 4 यूनिट टाइम के लिए P3 को भी एग्जीक्यूट करवाना है। तो P3 यहाँ 4 है, पहले 4 और किया तो कितना हो गया, 4 + 4 8 हो गया। अब P3 8 तक में कर लिया है। तो अब देखेंगे 4 के बाद और भी कोई प्रोसेस आया है क्या, तो देखो 4 के बाद कोई प्रोसेस आया था क्या, 4 के बाद देखो और किसी का अराइवल टाइम नहीं, हाँ है, एक मिल गया ना। तो कि P6 आया है, P6 कब आया है, 5 पर ही आया है। P3 रुका है 8 में, P3 का एग्जीक्यूशन रुका है 8 में, लेकिन P6 जब टाइम 5 था तभी आया है, मतलब कि P6 कहाँ आकर रहा होगा,
P6 आया होगा कहाँ, रेडी स्टेट में आया होगा। रेडी स्टेट में कहाँ पर रुका हुआ होगा, P6 रेडी स्टेट में रेडी क्यू में रुका हुआ होगा, मतलब क्यू में ऐड हो गया होगा। कौन सा, P6। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे P6। P6 लिख दिए ना यहां पर। तो P6 जब यहां लिख दिए और P3 यहां पर एग्जीक्यूशन कर लिया है, मतलब कि ये अपना जो टाइम है यहां पर तो एग्जीक्यूशन कर लिया। और कोई प्रोसेस है क्या 8 तक में आने के लिए, नहीं। देखो 0 1 0 2 1 4 3 5 सब प्रोसेस आ चुका है, अराइवल सबका हो चुका है, और कोई प्रोसेस नहीं है। लास्ट एक बचा हुआ था P6, वो भी आ चुका है रेडी क्यू में। अब कोई और प्रोसेस नहीं है, तो क्या होगा, P3 यहाँ के बदले तो यहाँ एग्जीक्यूट कर लिया है, अभी इसका बचा हुआ है ना रिमेनिंग टाइम। देखो कितना बचा हुआ है, 16 था, 4 यूनिट टाइम वहां एग्जीक्यूशन किया है P3, तो कितना हुआ, 16 - 4 कितना हुआ, 12 ही तो हुआ, 12 ही बचा हुआ ही है। P3 कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो कंप्लीट जो नहीं होगा, जो कहाँ होगा, फिर से रेडी स्टेट में जाएगा ना। तो रेडी स्टेट में जाने का मतलब क्या है कि रेडी क्यू में जाना, मतलब कि P3 फिर से यहां से सबसे पीछे गया, कहाँ गया, यहां पर आया P3, मतलब कि P3 फिर से वहां गया एक बार यहां से हटकर, तो P3 वहां गया। रिमेनिंग टाइम कितना P3 का, देखो P3 का बर्स्ट टाइम कितना बचा हुआ है, 12 बचा हुआ है। तो यहां पर लिख देंगे क्या, 12। P3 का यहां पर लिख देंगे 12, यहां पर P1 के लिए 3 है बचा हुआ। अब क्या करेंगे, तो इसके बाद क्या करते थे हम लोग, प्रीएम्पशन के बाद क्या करते थे, रेडी क्यू का सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही यहां प्रोसेस को लेकर आते थे। फिर से रेडी क्यू में जाएंगे, तो रेडी क्यू में क्या है भाई, इसके बाद में क्या है, P2 है ना, बस P2 यहां लिख दिए। P2 का देखेंगे बर्स्ट टाइम कितना है, P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, 11 है। 11 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, नहीं है। नहीं में क्या होगा, टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट करना है, तो P2 को टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट करवाते हैं। कितना टाइम क्वांटम है, 4 है। 8 + 4 कितना हुआ, 12 हुआ। तो 4 यूनिट टाइम के लिए P2 को करवाया एग्जीक्यूट। यहां पर 4 कम कर देते हैं इसके बर्स्ट टाइम से रिमेनिंग टाइम में, 4 कम हुआ तो कितना हो गया, 7 7 और बच चुका है, ठीक, P2 का। अब देखो 12 तक 8 से 12 के बीच में कोई नया प्रोसेस आया है क्या, कोई नहीं आया। देखो 8 से 12 के बीच में अराइवल टाइम किसी का भी नहीं है, सब तो आ चुका था पहले ही, कोई आने का बचा नहीं है। तो क्या करेंगे, P2 को फिर से कहाँ ले जाएंगे, यहां से रेडी स्टेट में ले जाएंगे, मतलब कि रेडी क्यू में लेकर आए। P2 यहां से लास्ट पहुंच गया, फिर से इसको कट कर दिए और यहां पर क्या ले आए, यहां पर ले आए P2 फिर से आ गया है। जो इसका रिमेनिंग टाइम P2 का कितना है, P2 का रिमेनिंग टाइम कितना है, 7 है। तो यहां लिख लिए, यहां P2 के ऊपर में 7 लिख लिए। अब कौन है, P5 आया, P5 को यहां से यहां लेकर आएंगे, P5 को लेकर आए। P5 है कितना भाई, P5 कितना है, 20 है। 20 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, नहीं है। तो टाइम क्वांटम के बराबर एग्जीक्यूट करवाना है, किसको, P5 को। तो टाइम क्वांटम के बराबर कितना, टाइम क्वांटम कितना है, 4 है। तो 12 + 4 कितना हो गया, 16 हो गया। P5 का रिमेनिंग टाइम चेंज करेंगे तो 20 है, 20 से 4 माइनस हुआ तो कितना बचा, 16 हो गया। अब ये नहीं सोचना E16 बराबर कैसे हो गया, अरे ये अलग है, इसका रिमेनिंग टाइम है, समझो बात को। आइए तो इसका अलग चल रहा है सीक्वेंस, बार बार टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग है जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसलिए 12 + 4 16 हुआ है। P5 हो गया। अब P5 कहाँ जाएगा, अराइवल तो सबका हो चुका है, तो P5 यहां से कट कर सबसे लास्ट में जाएगा। लास्ट को अब हम यहां से लिखना शुरू करते हैं, P5 लास्ट ऐसे है, फिर यहां से शुरू है। P5 मान लो यहां आ गया सबसे लास्ट में। फिर उसके बाद कौन है, P5 का रिमेनिंग कितना है, P5 का रिमेनिंग कितना है, 16 है। तो यहां लिख लेते हैं 16, यहां लिख रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट यहां से ही काम हो जाएगा, फिर इधर टेबल में हम लोग को नहीं आना पड़ेगा। P5 के बाद कौन है, P4 है। P4 को यहां लेकर आएंगे, P4 को यहां लेकर आए। P4 का
टाइम कितना है, बर्स्ट टाइम 2 है। 2 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या? आप देखो यहां नोटिस करो, P4 है, इसमें 2 है, बर्स्ट टाइम 2 है, तो 2 लेस देन 4 है क्या? देखो 2 लेस देन इक्वल टू 4, सही बात है भाई, है। मतलब कि यहां पर क्या हो गया, यहां पर यस हो गया। 2 है जो 4 से छोटा है, 2 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या? हाँ है। अगर यस रहने पर क्या होता था, एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर इट्स बर्स्ट टाइम। जो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से छोटा या उसके बराबर हो, उस प्रोसेस को उसके बर्स्ट टाइम के बराबर टाइम एग्जीक्यूट कर देना है। इसका बर्स्ट टाइम कितना है, P4 का देख रहे थे ना, तो P4 का बर्स्ट टाइम कितना है, 2 है। इसको इसके बर्स्ट टाइम के लिए करना है, क्योंकि 2 ही है ना। मैक्सिमम 4 नैनो सेकेंड के लिए, मैक्सिमम 4 यूनिट टाइम के लिए हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। P4 बोल रहा है क्या, हम 2 में ही खत्म हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। कम में हो जाएगा और अच्छा है। बात वही है ना, घर में तुम पापा से पैसा मांग रहे हो क्या, जो बोले कुछ काम है, पेन लेना है, पैसा दीजिए, तुमको मिला 50 रुपया, तुम क्या बोल रहे हो, मैक्सिमम 50 रुपये पेन के लिए दे सकते हैं, वो फिक्स किए हुए हैं। तुम क्या बोले हो, 50 नहीं 20 में ही हो जाएगा, और अच्छा है 20 में कर लो, 20 ही मिलेगा। बस वही चीज यहाँ पर है, मैक्सिमम 4 यूनिट एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन 2 ही चाहिए, तो 2 में ही खुश है, 2 में एग्जीक्यूशन से कंप्लीट करवा दिया। मतलब कि P4 2 के लिए किया, तो 16 + 2 कितना हुआ, 16 + 2 18 हो गया। मतलब कि P4 यहां से कट गया, यहां पर -2 किए तो 0 आ गया। मतलब क्या है, अब बचा है क्या कुछ रिमेनिंग टाइम, नहीं, P4 0 है, 0 है, मतलब कि टिक लगा लो, खत्म हो गया। अब यहां पर टिक लगा लो, खत्म हो गया। अब P4 ओवर हो गया एग्जीक्यूशन। इसके बाद तो P4 जब ओवर हो गया, तो P4 को अब दोबारा काट कर यहां नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, अरे बचा ही नहीं है। यहां दोबारा क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहां टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट होकर रेडी स्टेट में जाता है, तब ना दोबारा लिखते हैं रेडी क्यू में। अब यहाँ एक दूसरा रास्ता गया, देखो यस हुआ, टर्मिनेट हुआ है प्रोसेस, अपना बर्स्ट टाइम के बराबर एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हुआ है। P4 है जो टर्मिनेट हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। वो जब कंप्लीट हो गया दोबारा क्यों लिखें, नहीं लिखेंगे दोबारा। तो चलो P4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है भाई, P1 है, ये P1 को यहां ले आते हैं, P1 आ गया यहां पर, तो P1 क्या होगा, P1 का कितना है, देखो रिमेनिंग टाइम 3 है, तो मैक्सिमम टाइम कितना है, टाइम क्वांटम 4 है। 3 है जो 4 से बड़ा है या छोटा है, 3 है जो 4 से छोटा है। मतलब कि इसका रिमेनिंग टाइम जितना है उतना के लिए इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं हम लोग, तो उतना के लिए एग्जीक्यूट करवाते हैं, 3 के लिए ही। तो 18 + 3 कितना हुआ, 21 हुआ। मतलब कि P1 भी ओवर हो गया, यहां से भी P1 को कट कर दो, यहां से भी P1 को कट कर दो, P1 क्या हुआ, ओवर हो गया, यहां से भी P1 को कट कर दो, टिक लगा लेते हैं, ओवर हो गया, ये P1 आया। अब रिपीट नहीं होगा क्योंकि ओवर हो गया, तो रिपीट क्यों होगा, P1 के बाद क्या है, P6 है, तो P6 को यहां लेकर आएंगे, P6 को यहां लेकर आएंगे। P6 का बर्स्ट टाइम कितना है, P6 बर्स्ट टाइम 1 है, इसका एक ही यूनिट टाइम चाहिए, मैक्सिमम यहाँ 4 तक रन करवा देता है, एक ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, एक के लिए रन करेगा। तो P6 एक के लिए रन किया, कितना हुआ, 21 + 1 कितना हुआ, 22 हुआ ना, तो 22 हुआ, 22 हुआ। P6 कितना है, 1 है, 1 से 0 बन गया, खत्म हो गया। ये भी 3 से 0 बन गया था, खत्म हो गया था। P6 यहां पर टिक लगा लो कि कंप्लीट हो गया है। P6 यहां से भी कट कर देंगे और रिपीट नहीं लिखेंगे यहां पर। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है। दोबारा क्यों लिखते हैं, जब एग्जीक्यूट करके रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है तब लिखते हैं दोबारा। ये कंप्लीट हो गया, इसको 1 यूनिट टाइम ही चाहिए था, कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया वो। इसके बाद देखो P6 को यहां टिक लगा लिए। अब इसके बाद कौन है, P3 है, तो यहां लाए किसको, P3 को लेकर आए। P3 का रिमेनिंग कितना है, देखो
P3 का रिमेनिंग कितना है? 12 है। 12 है जो 4 से छोटा है या बड़ा है? ज़्यादा बड़ा है 4 से, मतलब मैक्सिमम 4 के लिए एग्जीक्यूट हो सकता है। तो 22 + 4 करते हैं, कितना हो गया? 26। P3 को 26 4 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट करवाया तो पहले 12 बचा था, 12 में 4 और कम हुआ तो कितना बचा है वो? अब 8 बचा है, इस 12 को खत्म करते हैं, P3 को यहां से कट करते हैं, अभी और रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है ना, P3 को फिर से यहां अब लिखेंगे। देखो P3 को फिर से यहां लिखेंगे, वो क्यों? क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होगा तो रिपीट नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं होगा तो रिपीट करेंगे, बात सिंपल है। तो P3 को यहां लिख दे, 8 बचा हुआ है। फिर उसके आगे जाएंगे, P3 के बाद क्या है? P2 है। P3 के बाद P2 है। P2 क्या है भाई? P2 का रिमेनिंग टाइम कितना है? देखो P2 का रिमेनिंग टाइम है 7 है। 7 < 4 है क्या? नहीं है, ग्रेटर है, मतलब कि 4 के लिए एग्जीक्यूट करवाएंगे P2 को। P2 कितना के लिए होगा एग्जीक्यूट? 4 के लिए। 26 + 4 कितना हुआ? 30। P2 का रिमेनिंग टाइम कितना हुआ? 7 पहले था, 4 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट कर लिया है, मतलब कि 7 - 4 रिमेनिंग है इसका, अब 3 है। इसको हटा देंगे क्योंकि 2 बार नहीं लिखे रहना है, एक को नए वाले को अपडेट करके लिखना है, पुराने वाले को हटा देना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो P2 यहाँ आया, लेकिन रिमेनिंग अभी बच रहा है ना, तो यहाँ से P2 को कट करेंगे, अब P2 को यहाँ पर रिपीट कर लेंगे, क्योंकि रिपीट इसलिए करना है कि अगर रिपीट नहीं करेंगे ना, अगर रिपीट नहीं करेंगे वहां से यहाँ लाकर, तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्या? एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है, यहां लिखे नहीं है, समझ रहे हो? तो कंप्लीट जब तक ना हो जाए तब तक तो यहां लेकर आएंगे, कंप्लीट हो जाएगा तो रनिंग स्टेट से टर्मिनेशन में चला जाएगा वो। तो इसी के लिए P2 यहां फिर से आया। अब इसके बाद देखो कौन है? P5 है। P5 यहां ढूंढो, कहां पर है? देखो P5 यहां पर है। फिर यहां लिखते हैं P5। P5 का टाइम कितना रिमेनिंग है? 16 है। 16 4 से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है, तो 4 के लिए एग्जीक्यूट करेगा। तो करवाओ इसको, 30 + 4 34। रिमेनिंग कितना होगा? 16 - 4 हो गया। 16 - 4 कितना हो गया? 12। तो 12 रिमेनिंग है, इसको कट कर दिए, अभी बचा हुआ फिर से रिपीट हुआ। P5 को यहां से कट करेंगे, फिर से यहां P5 लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा? P3 आएगा। P3 आएगा, यहां क्या होगा? P3 आया। P3 का रिमेनिंग टाइम क्या है? 8 है। 4 के लिए एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि 4 से बड़ा है 8, तो यहां क्या हो गया? 34 + 4 38। रिमेनिंग कितना है? 8 है। यहां पर 4 और एग्जीक्यूट हुआ, मतलब कि बचा कितना? 4। इसको कट करेंगे, P3 यहां से कट किए और P3 को यहां किए। रेडी क्यू को हमेशा अपडेट करते रहना ही याद रखना, क्योंकि रेडी क्यू से ही प्रोसेस यहां गेम चार्ट में आएगा। रेडी क्यू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रेडी क्यू अगर गलत बना लोगे, पूरा क्वेश्चन गलत बन जाएगा। पहले वाले में क्या था? FCFS या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, वहां क्या था? केवल गेंद चार्ट पर ही कॉन्सेंट्रेट करना था। यहां पर एक रेडी क्यू भी अलग से है, राउंड रॉबिन में और कुछ नहीं है। रेडी क्यू को मेंटेन करना है, बहुत कॉन्शियसली देखना है इसको कि गलती ना हो, एक भी प्रोसेस छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब रिपीट करेंगे प्रोसेस को, अगर रिपीटेशन किसी एक का छूट गया मतलब कि पूरा डेटा ही गलत हो जाएगा, इसलिए वो चीज को ध्यान देना है। अच्छा, अब देखो क्या है? P3 है, P3 कट हुआ फिर से रिपीट हो गया। इसके बाद क्या आएगा? P2 आएगा। इसके बाद आएगा P2। P2 का रिमेनिंग कितना है? 3 ही है ना। 3 < 4 है क्या? हाँ, ये 4 से तो कम है ना 3, मतलब क्या है? P2 कंप्लीट कर जाएगा इस बार 3 एग्जीक्यूट करके। 38 + 3 कितना हुआ? 41 हुआ, मतलब कि P2 कंप्लीट कर गया। P2 यहां से कट कर दिए, यहां से भी कट कर दिए, और P2 को यहां पर भी टिक लगा दिए, खत्म हो गया। बचा क्या? P3 या P5 देखो बचा है, P5 और P3 बचा है। देखते हैं कहां तक ये सब जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? P5 आएगा। यहां लिखते हैं P5।
तो P5 जब आया, या फिर रुक जाओ नीचे लिखते हैं P5, थोड़ा स्पेस ज्यादा रहेगा, यहां लिख लेते हैं, चलो क्या दिक्कत है। इसके बाद का यहां से है, यहां कितना है P2 इनका यहाँ 41 पर हुआ है, इसको कर लेते हैं 41 इस पॉइंट को। इसके बाद खाली है तो कौन आएगा, P5 आया है, तो P5 आया है। P5 क्या करेगा भाई, P5 का रिमेनिंग कितना है 12 है, 12 है, 4 से ज्यादा है, मतलब 4 यूनिट टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट करेगा। तो 41 प्लस 4 कितना हुआ 45, रिमेनिंग कितना बचा इसका, तो P5 का यहाँ रिमेनिंग कितना था 12 था, अब 4 और एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब कि रिमेनिंग कितना हुआ 8 हुआ है। छोटा में लिखते हैं, ऊपर में और भी तो है, लो इससे बड़ा नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर में और कुछ कुछ लिखा हुआ है, जान लो, मिक्स नहीं करना है। चलो 8 हो गया P5 का, P5 को यहां से कट कर देंगे, P5 यहां से कट करेंगे, रिमेनिंग टाइम अभी 0 नहीं हुआ है, इसलिए P5 को फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। P5 रिपीट हो गया। अब इसके बाद कौन है P3 आया, P3 को यहां लाएंगे, P3 का रिमेनिंग देखेंगे, P3 का रिमेनिंग कितना है 4 है, मतलब कि 4 के बराबर है। तो अगर बर्स्ट टाइम क्वांटम से लेस रहे या फिर इक्वल रहे, तब क्या करना है, बर्स्ट टाइम को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करवाना है। तो P3 का रिमेनिंग है 4 है, कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा 45 प्लस 4 कितना हुआ 49 हुआ, रिमेनिंग कितना हुआ 0 हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया है। देखो 4 था, 4 एग्जीक्यूट करवाए 0 हो गया, मतलब P3 कैंसिल हो गया, अब रिपीट नहीं हो क्योंकि 0 हो चुका है। इसके बाद बचा क्या, P5 केवल बचा है, तब P5 ही बचा है, P5 ही बचा है। अब तो क्या होगा 8 है ना, 8 है, टाइम क्वांटम कितना है 4 है, P3 तो कंप्लीट हो गया, P3 तो कंप्लीट हो गया, अब बचा है केवल एक ही प्रोसेस P5। तो P5 का टाइम जो है रिमेनिंग टाइम है 8 है, टाइम क्वांटम 4 है, लेकिन एक ही प्रोसेस है, प्रोसेस एक ही है, तो क्या होगा P5 कंटिन्यूअसली 8 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा। लेकिन एक बात याद रखना, राउंड रॉबिन में अगर एक प्रोसेस भी बचे, अभी क्या है एक प्रोसेस ही है ना, एक प्रोसेस भी रहेगा, उसके बावजूद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा। ये सब लाइन क्या है, ये सब लाइन क्या है, देखो ए लाइन है, ए लाइन है, ए लाइन है, ये क्या है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यही है ना। याद करो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बताए थे, क्या था वो, नए वाले को लोड करना है, पुराने वाले को सेव करना है, या फिर सेव कर लिए पहले फिर लोड कर लिए नए वाले को। जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस था, जिसमें प्रोसेस आईडी रहता था और बहुत सारा प्रोग्राम काउंटर रहता था, जनरल पर्पस रजिस्टर था और बहुत सारा चीज था, जिसमें वो चीज का कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम एक टाइम था ना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। ये सब लाइन है जो वही है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ही है। और राउंड रॉबिन में है तो यहाँ एक ही प्रोसेस बचा हुआ P5 ही है, कोई और नहीं है, कंटिन्यूअसली 8 यूनिट टाइम इसको कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद एक है तब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा। मतलब क्या है, मतलब कि ये 4 यूनिट के लिए 49 प्लस 4, 8 है 4 से ज्यादा है तो क्या होगा 49 प्लस 4 कितना होगा 53, यहां बनेगा 53 और 8 से बन जाएगा 4, एक कट जाएगा और फिर से यहां पर P5 लिखाएगा एक कटकर, फिर P5 ही यहां आएगा P5 भी, लेकिन ये लाइन रहेगा, ये लाइन है, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फिर से हुआ। तो अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पॉसिबल इफ देयर इज ओनली वन प्रोसेस इन द सिस्टम, तब क्या, यस, इन केस ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज पॉसिबल इवन if only one process is remaining in the system।
अगर सिस्टम में एक प्रोसेस रहेगा तब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा राउंड रॉबिन के केस में। तो यहां पर लिख लो, लिख भी लो, कॉन्टेक्स्ट switching done in round robin even if only one process remaining in the चलो क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डन इन राउंड रॉबिन इवन इफ ओनली वन प्रोसेस रिमेनिंग इन द सिस्टम, सिस्टम में एक प्रोसेस भी रहे तब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ही कहलाएगा। तो यहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ है ना, अब ये खत्म हुआ, फिर से कौन आएगा, P5 ही आएगा, फिर से आया P5, फिर से आया P5, रिमेनिंग कितना टाइम है, 4 है अभी, इसका टाइम क्वांटम कितना है, 4 है, मतलब कि 4 है एक्सक्लूड करके खत्म करेगा अपना। कितना होगा 53 प्लस 4 कितना हुआ, 57 हो गया, 57 हो गया, 0 हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, कोई नहीं बचा, मतलब कि सब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो चुका है। यही इतना करना था, इसके बाद तो टेबल में फिल करना हो तो आसान चीज है। रेडी क्यू को मेंटेन करना और गैंट चार्ट में रेडी क्यू के अकॉर्डिंग लिखते रहना, और जो प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम बच रहा है उसको सही टाइम पर रिपीट करना रेडी क्यू में, राउंड रॉबिन में, यही है बस, और कुछ नहीं है। बाकी सब जानते ही हो, कंप्लीशन टाइम यहाँ लिखेंगे, ये सब कैलकुलेशन होगा, काम खत्म, सब बच्चा का चीज है। मेन चीज है रेडी क्यू को मेंटेन करना सही से, क्योंकि रेडी क्यू के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही गैंट चार्ट प्रिपेयर होगा, और गैंट चार्ट प्रिपेयर करना सही है इसलिए जरूरी हो कि यहां से तो कंप्लीशन टाइम आएगा, कंप्लीशन टाइम को हैम्पर किए बिना यहां लेकर आना है, इसलिए रेडी क्यू सही से करना है। नहीं समझ में आए एक बार सेम क्वेश्चन को देखना, 100% एश्योरिटी है कि समझ में आएगा और कभी नहीं गलती होगा, ये भी जान लो। 10 क्वेश्चन बनाने से अच्छा है, इसलिए हम 4 प्रोसेस नहीं लेकर बनाए या 3 प्रोसेस नहीं लिए, 6 प्रोसेस लेकर बनाए। बहुत सारा इसमें प्रीएम्पशन हुआ, बहुत सारा रिपीटेशन हो रहा था, उस चीज को अपडेट कर रहे थे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग कंप्लीशन टाइम लिखेंगे। कंप्लीशन टाइम कहां से लिखते थे हम लोग, कंप्लीशन टाइम कहां से लिखते थे बताओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। तो ये स्टार्टिंग से देखते थे कि अच्छा P1 4 में है, 4 लिख लिए, यहां लिखेंगे क्या, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन होता है, मल्टीपल टाइम्स प्रोसेस आता है गैंट चार्ट में। तो जब मल्टीपल टाइम्स आता है तो हम लोग बैक साइड से देखना शुरू करेंगे। बैक साइड सबसे लास्ट जो आया होगा वो क्या है, कंप्लीशन ही बताएगा। तो लास्ट देखेंगे क्या है भाई, सबसे एंड से देखना शुरू करो, P5 57, मतलब कि P5 का कंप्लीशन टाइम कितना है, कंप्लीशन टाइम P5 57, क्यों, देखो P5 का 57 है। अब ऐसे ही पीछे आते जाएंगे, आते गए, ये तो P5 ही है, ये देखो नया मिला P3 मिला, P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है 49 है, P3 का कंप्लीशन टाइम 49 है, तो P3 में लिखेंगे, P3 में कितना 49, फिर आते जाएंगे और पीछे आएंगे, P3 के बाद P5 मिला, P5 तो लिख चुके हैं हम लोग, आए, फिर यहाँ आए, मिला P2 मिला है, P2 का क्या करेंगे, P2 है तो 41 में कंप्लीट हो रहा है, P2 का 41, P2 का कितना है 41 है, और पीछे आएंगे क्या मिलेगा, P3 मिलेगा, P3 यहाँ लिख चुके हैं ऑलरेडी, P5 मिलेगा, P5 भी लिख चुके हैं, P2 मिलेगा, P2 भी लिख चुके हैं, वापस आते जाएंगे वैसे ही, P3 लिख चुके हैं, P6 नहीं लिखे हैं, P6 का कितना है कंप्लीशन टाइम 22, तो मतलब P6 का कितना हो गया 22 हो गया। फिर से अब बैक आ रहे हैं और
क्या है, P1 मिला। P1 लिखे हैं क्या? नहीं, P1 अभी नहीं लिखे हैं, P1 पहली बार मिला है, तो कितना हो गया 21। तो P1 का हो गया 21। उसके बाद कौन बचा है, एक P4 बचा है। वापस आते रहते हैं, देखो P1 के जस्ट बाद में आए, P4 मिल गया। P4 का कितना है, पहली बार P4 मिला है, कितना है 18 है, तो P4 का कितना हो गया 18 हो गया, P4 का 18 हो गया। अब कोई बचा है क्या? कोई नहीं बचा है, सबका कंप्लीशन टाइम लिख लिया। अब इसको नहीं देखना है गैंट चार्ट को, हो गया काम खत्म। अब गैंट चार्ट से अभी नहीं कुछ देखना है हम लोग को। हम लोग क्या करेंगे, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे। कैसे? टर्न अराउंड टाइम क्या था, टर्न अराउंड टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यही है ना टर्न अराउंड टाइम। कंप्लीशन माइनस अराइवल, कंप्लीशन माइनस अराइवल, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे लिखेंगे, 21 माइनस 0 कितना बचा 21, 41 माइनस 2 कितना हुआ 39, 49 माइनस 1 कितना हो गया 48, 18 माइनस 4 कितना हुआ 14, 57 माइनस 3 कितना हो गया 54, 22 माइनस 5 कितना हुआ 17। ये टर्न अराउंड टाइम निकल गया। कैसे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये फाइंड आउट कर लिए। अब इसके आगे देखते हैं वेटिंग टाइम क्या था। वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यही है ना वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या है, रेड वाला जो है, इनिशियल जो है, ब्लैक से अपडेटेड है उसको नहीं लेना है, जो रेड से है उसको लेना है। तो क्या भाई 21 माइनस 7 है, तो कितना हो गया 14, 39 माइनस 11 है, कितना हो गया 28, 48 माइनस 16 है, कितना हो गया 32, नहीं हुआ ना, हाँ ये क्या है 14 माइनस 2 कितना हो गया 12, 54 माइनस 20 मतलब कि 34, 17 माइनस 1 तो कितना हुआ 16। ये हो गया वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम भी हो गया, टर्न अराउंड टाइम हो गया, वेटिंग टाइम हो गया। अब रिस्पॉन्स टाइम का बारी है। रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालेंगे, रिस्पॉन्स टाइम अभी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि गैंट चार्ट में देखो एक प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स मिलेगा, P1 यहां भी मिलेगा, P1 यहां भी मिलेगा, P2 यहां भी है, P2 यहां भी है, मल्टीपल टाइम्स है गैंट चार्ट में। मतलब कि प्रोसेस रनिंग स्टेट में मल्टीपल टाइम्स गया है, एक से ज्यादा बार प्रोसेस गया है रेडी स्टेट में और वापस आया है, तो रेडी से रनिंग में गया है और फिर वापस आया है रेडी में। तो हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स टाइम था क्या, याद करो। रिस्पॉन्स टाइम क्या था जो याद करो, यहां लिखते हैं रिस्पॉन्स टाइम इक्वल टू फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम। यही रिस्पॉन्स टाइम है, जान लो। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है, फर्स्ट रिस्पॉन्स, पहली बार जब रिस्पॉन्स मिला, पहली बार जब गैंट चार्ट में आया है वो टाइम माइनस अराइवल टाइम। फर्स्ट रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, पहली बार जब गैंट चार्ट में आया। गैंट चार्ट में आने का मतलब क्या है, पहली बार रनिंग स्टेट में गया। गैंट चार्ट क्या है, रनिंग स्टेट का ही तो दिखाता है। रनिंग स्टेट में कब कौन से टाइम में कौन सा प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है, किसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, वही तो गैंट चार्ट बता रहा है। तो यही है रिस्पॉन्स टाइम का मतलब, फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम। तो सबके लिए चेक करेंगे अब हम लोग, देखो चेक करेंगे। P1 के लिए देखते हैं कि पहला रिस्पॉन्स कब आया था, मतलब कि P1 पहली बार कब आया था गैंट चार्ट में। देखो P1 पहली बार 0 पर ही आया है, P1 पहली बार 0 पर आया है। इसका मतलब क्या है, इसका फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम क्या हो गया 0 हुआ, 0 माइनस इसका अराइवल टाइम 0, तो 0 माइनस 0 कितना हो गया 0 ही हो गया।
सेम वैसे ही P2 का देखेंगे, फिर से एक बार समझो, P2 का देखेंगे। P2 क्या है? देखो पहली बार P2 कब आया? यहाँ P1 है, P2 यहाँ P2 यहाँ मिला। पहली बार कब आया है? देखो पहली बार इस टाइम में आया है, 8 जब टाइम था तब आया है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम तो 8 हो गया, फर्स्ट रिस्पॉन्स 8 में मिला है, तो 8 माइनस इसका अराइवल टाइम, किसका? P2 का अराइवल टाइम। 8 माइनस P2 का अराइवल टाइम कितना है? 2 है। 8 माइनस 2 तो कितना हुआ? 6 हो गया। फिर P3 के लिए देखेंगे, एक बार और देख लो। P3 के लिए देखेंगे, P3 कब आया है पहली बार? देखो P3 यहाँ आया है पहली बार, देखो 4 पर ही आया है ना, 4 पर आया है ना पहली बार, मतलब P3 का फर्स्ट रिस्पॉन्स 4 में है। तो 4 माइनस P3 का अराइवल टाइम, P3 का अराइवल टाइम कितना? 1। 4 माइनस 1 कितना हुआ? 4 माइनस 1 3 हो गया। P4 का सेम वैसे ही देखेंगे, देखो P4 यहाँ मिला P4, ये देखो P4 मिला कितना पर? 16 पर है। तो 16 माइनस अराइवल टाइम कितना है? 4 है। 16 माइनस 4 मतलब कि 12। उसके बाद किसका है? P5 का है। देखो P5 का P5 देखो यहाँ मिला, यहाँ पर P5 आया है पहली बार। कितना टाइम है? 12 है ना। तो 12 माइनस अराइवल टाइम 3, 12 माइनस 3 कितना हो गया? 9 हो गया P5 का। उसके बाद कितना है? P6 का है। P6 देखो P6 नहीं है, यहाँ आया P6। कब आया है P6? देखो 21 पर आया है। P6 पहली बार सिस्टम में 21 पर आया है, मतलब कि 21 माइनस P6 का अराइवल टाइम कितना? 5। 21 माइनस 5 का मतलब कितना हो गया? 15 हो गया। बस टेबल फिल कर लिए, यही करना था, सब कुछ फिल हो गया है। देखो अब कुछ नहीं करना है, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? मान लो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है, तो यहां पर टोटल करो, टोटल। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है, ये सब देखो लाइन से यही मिलना चाहिए, खुद से बनाकर भी देखना, ये सब टाइम सब मिलना चाहिए, और टोटलिंग खुद कर सकते हो। अब कुछ नहीं बचा है। क्वेश्चन क्या था? फाइंड एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। वेटिंग टाइम का एवरेज है, रिस्पॉन्स टाइम का एवरेज है, इसको टोटल करो, इसको टोटल करो। टोटल को नंबर ऑफ प्रोसेस कितना है? 6 है, तो टोटल डिवाइडेड बाई 6 कर लो। टोटल जो भी आया उसको डिवाइड कर दोगे 6 से, तो क्या होगा? एवरेज निकल जाएगा ना। यहाँ भी टोटल मान लो T है, टोटल डिवाइड बाई 6 कर दिए तो एवरेज निकल गया। यहाँ भी सेम वैसे टर्न अराउंड टाइम का है, टोटल T है, T डिवाइडेड बाई 6 कर दिए। मान लो T डैश है, यहाँ पर T है, यहाँ पर T डबल डैश है, अलग अलग T ट्रिपल डैश ले लिए बाई 6। अपना अपना वैल्यू आ गया, सबका सब एवरेज आ गया। बस यही चीज है। एक चीज और याद रखना, अब तक समझ गए हो ना, इसको फाइंड आउट करो, सबका देख लो कितना एवरेज है, टोटल करो और डिवाइड बाई 6 कर लो, ये फाइंड आउट हो जाएगा। अब एक और चीज, छोटा सा चीज देखो, क्या? वीडियो पॉज करके फाइंड आउट कर लो, फिर प्ले करना, बाकी हम जो आगे बोलने वाले हैं और समझ में आएगा। एक चीज, छोटा सा चीज क्या देखना है कि जो रिस्पॉन्स टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम के लिए देखना क्या है कि अगर सिंपल एक बात जानो, अगर ऐसा रहे कभी जो टाइम क्वांटम अगर छोटा होगा, टाइम क्वांटम है जो अगर कम होगा, छोटा होगा, तब रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा? टाइम क्वांटम छोटा रहेगा, मतलब P1 4 तक, 0 से 4 तक रन किया ना, मान लो टाइम क्वांटम 1 होता, क्या रहता? 1 तक में रन करता, P3 यहां पर ही आ गया होता, फिर P2 आ गया होता 1 के लिए, फिर P5 आ गया होता 1 के लिए। जल्दी जल्दी प्रोसेस स्विच कर रहा है, तो बार बार जब चेंज हो रहा है प्रोसेस, प्रीएम्पशन जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब कि नया प्रोसेस आ रहा है, मतलब कि जो रिस्पॉन्स टाइम है, P3 को पहली बार रिस्पॉन्स 4 में मिला है, जो यहाँ पर उसको मिल गया होता 2 पर ही।
P3 देखो O1 पर आया था, O1 पर ही मिल जाता है इसको पहला रिस्पॉन्स। इसका रिस्पॉन्स टाइम P3 का कितना हो जाता है, यहां पर देखो P3 का 0 हो जाता है। मतलब कि अगर टाइम क्वांटम का वैल्यू छोटा होगा, टाइम क्वांटम का वैल्यू अगर छोटा होगा तो रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, एवरेज भी कम होगा। कहां पर हम लिखें, यहां पर लिख दें कोना में, इस कॉर्नर में लिखें इफ टाइम क्वांटम very less then response time less। अब शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको एलिब्रेट करके समझ लेना कि अगर टाइम क्वांटम का वैल्यू छोटा होगा तब रिस्पॉन्स टाइम भी, रिस्पॉन्स टाइम बोलो या एवरेज रिस्पॉन्स टाइम बोलो, दोनों ही कम होगा। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, दिमाग में याद रखने के लिए समझाए हैं इसीलिए। ठीक, टाइम क्वांटम जब कम होगा तो रिस्पॉन्स टाइम भी कम होगा। पहला ये चीज हो गया। दूसरा छोटा छोटा पॉइंट है जिसको याद रखना है। ठीक, दूसरा क्या चीज है कि अगर टाइम क्वांटम कम होगा, टाइम क्वांटम कम होगा अगर, देखो बार बार स्विच करेगा, क्योंकि एट लास्ट एक बात जान लो, एक बात पक्का है कि जितना भी प्रोसेस है इसका जो बर्स्ट टाइम है, जैसे 7 है, 11 है, 16 है, 2 है, 20 है, 1 है, अपना बर्स्ट टाइम तो कंप्लीट करेगा ही करेगा। बिना बर्स्ट टाइम कंप्लीट किए कंप्लीशन स्टेट में नहीं जाएगा, चाहे इसको 10 बार जाना पड़े रनिंग स्टेट में या 100 बार जाना पड़े, कंप्लीट करेगा। जब तक नहीं तब तक कंप्लीशन स्टेट में नहीं जाएगा। तो अगर हम छोटा टाइम क्वांटम रखेंगे, टाइम क्वांटम वैल्यू अगर छोटा रखेंगे तो बार बार टेंशन होकर प्रोसेस स्विच करेगा, चेंज करेगा बार बार। जैसे यहां से अगर लेते हैं 12 है, 0 से 12 तक का अगर इसको हम देखेंगे जूम करके, तो जब 12 आया है यहां पर, तो यहां पर क्या है, P1, P3, P2 तीन ही प्रोसेस आया है ना। लेकिन अगर टाइम क्वांटम 2 लिए होते हम, तो ये 3 प्रोसेस 6 टाइम में ही आ जाता। बाकी टाइम में क्या आता, बाकी टाइम में क्या आता, और नया नया प्रोसेस आता। मतलब हो सकता है कि 5 प्रोसेस या 6 प्रोसेस आया था 12 तक में, जबकि अभी 3 ही है। मतलब कि नंबर ऑफ प्रोसेस का स्विचिंग ज्यादा हो जाएगा कम टाइम में ही। तो अगर टाइम क्वांटम का वैल्यू कम रखेंगे तो बार बार प्रोसेस चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि लाइन बनेगा ना। देखो लाइन बनेगा ना, लाइन क्या है, लाइन है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यही है ना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यही है ना, यही लाइन है ना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो अगर टाइम क्वांटम कम होगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज्यादा होगा। ठीक, तो यहां ये भी लिख लो, टाइम क्वांटम लेस देन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग देन, इसको लिख लो नंबर ऑफ देन नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इंक्रीजेज। नंबर ऑफ क्यों लिखे कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम को ना समझ लो, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इंक्रीज हो जाए ये नहीं समझ लेना है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम फिक्स ही होगा, नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेज इंक्रीज कर जाएगा। या फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं लिखोगे तो यहां लिख दो TCH, कॉन्टेक्स्ट स्विचेज इंक्रीजेज, नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेज इंक्रीजेज। नंबर इंक्रीज कर जाएगा कब, जब टाइम क्वांटम का वैल्यू कम होगा। ठीक, अगर ज्यादा होगा तब क्या होगा भाई, इफ टाइम क्वांटम लार्ज, देन अगर लार्ज रहे टाइम क्वांटम का वैल्यू तब क्या होगा, तब
रिस्पॉन्स टाइम भी ज्यादा होगा और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कम होगा। सीधा इसका इन्वर्स होना है। इफ टाइम क्वांटम लार्ज देन रिस्पॉन्स टाइम लार्ज एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचेज क्या डिक्रीजेज। बस ये पॉइंट को केवल याद रखना, समझ के याद रखना है क्या क्या है इसमें। यही मेन चीज है राउंड रॉबिन का। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है देख लो अच्छे से। एक ही क्वेश्चन है बताया हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन में हर चीज बताया हुआ है। इसे जल्दी जल्दी नहीं बताया है, बहुत आराम से बताया है। नहीं समझ में आए ये सब देखना। रिस्पॉन्स टाइम क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डन इन राउंड रॉबिन इवन इफ ओनली वन प्रोसेस रिमेनिंग इन द सिस्टम। हर चीज को देखा। रेडी क्यू कैसे प्रिपेयर हुआ है, गेम चार्ट कैसे बनाए हैं, ये सब टेबल फिल किए। एवरेज निकालना तो आसान है, बेसिक चीज है, एवरेज कोई बड़ा मैटर नहीं है। बाकी सबको देखना। बस यही है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। और बाकी का क्या है क्वेश्चन ना, और क्वेश्चन तो ऐसा कुछ नहीं है डिफरेंट क्वेश्चन। इसमें रेडी क्यू ही बनाना यार है, और कुछ रहता नहीं है इसमें। और कुछ है ही नहीं। नया क्वेश्चन भी बताएंगे ना तो सेम वही चीज को रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करेंगे? नया क्वेश्चन बताएंगे, डेटा कुछ और रहेगा, अराइवल टाइम कुछ और होगा, बस टाइम कुछ और होगा। सेम इसी नए डेटा पर ये चीज को रिपीट करेंगे। नया रेडी क्यू बनेगा, नया गेट चार्ट बनेगा, नया कुछ वैल्यू आएगा। वैल्यू चेंज हो सकता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है जो चेंज हो सकता है, स्टेप से नहीं चेंज होगा। स्टेप से ये फिक्स्ड है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सब लॉजिकल चीज है जो क्वेश्चन है, सब एक बार देख लेना क्या है नहीं है। बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और 6 प्रोसेस देगा भी नहीं, 3-4 प्रोसेस ही आता है, ज्यादा प्रोसेस का नहीं आता है। लेकिन हाँ क्वेश्चन आ जाता है इसका, याद रखना। इसका क्वेश्चन आ जाएगा, इसको ढंग से बनाना है। बस फिर बनाओ क्वेश्चन जैसा होता है। इसके आगे का क्या है, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट है सर, उसको हम लोग देखते हैं।